हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आज आपकी जो बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी बुक चल रही है यहाँ पर। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय तीसरा है जनसंख्या संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, कल आपने चैप्टर भी कल पढ़ा था कि हम यहाँ पर जो जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं वो वैश्विक संदर्भ में कर रहे हैं, यानी विश्व के संदर्भ में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो जनसंख्या का संगठन बताया गया है वो भी वैश्विक संदर्भ में बताया गया है। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि हर देश की जनसंख्या भिन्न भिन्न है। हर देश में लोग जो है जाति आधार पर, लिंग आधार पर और निवास स्थान के आधार पर पृथक पृथक समूहों में विभक्त हैं। उनकी जनसंख्या अलग अलग है, ये बात आप जानते हैं। तो वही सब यहाँ पर बताया गया है। आप ये भी जानते हैं कि आपका जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में वर्गीकरण जो हो रहा है, आधुनिक समाज का जो वर्गीकरण किया जा रहा है लोगों का, वो व्यवसाय के आधार पर किया जा रहा है, शिक्षा के आधार पर किया जा रहा है। ये भी बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर वही सब बातें इसमें दोहराई गई हैं। देखिए यहाँ पर हम इस चैप्टर के तहत अपने भारत में कैसी स्थिति है महिलाओं की, इसके अलावा विदेशों में कैसी स्थिति है महिलाओं की, तो उसका कंपैरिजन करेंगे। यानी कंपेयर करते हुए ये अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के तहत कि भाई महिला पुरुष में जो असमानता है वो क्या हमारे देश में ही है, क्या विदेशों में है या नहीं है, वो उस बात का अध्ययन इस अध्याय के तहत करेंगे हम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर यही बता रहा है कि भाई किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। ये बात आप जानते हैं कि एक देश में कोई एक प्रकार के लोग नहीं रहते। कोई भी देश उठा के देख लीजिए, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो या फिर आपका भारतीय कॉन्टिनेंट हो या फिर अमेरिका कॉन्टिनेंट हो, यानी हर जगह मिक्सअप है। यानी लोग एक प्रकार के नहीं रहते हैं, विविध प्रकार के रहते हैं। लोग जो है यहाँ पर आयु, लिंग और उनके निवास स्थान के आधार पर उन्हें पृथक किया जा सकता है। यानी लोग जो रह रहे हैं उनको हम किस आधार पर, उनकी आयु के आधार पर, यानी एज के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाई मेल है कि फीमेल है, इस आधार पर विभक्त कर सकते हैं। निवास स्थान यानी कौन कौन से इलाके में लोग रह रहे हैं उसके आधार पर हम उन्हें पृथक कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बताया गया है कि जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताओं में उन्हें हम व्यवसाय के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा के द्वारा भी विभक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर बताए गए हैं कि इनके जरिए हम जनसंख्या को विभक्त कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर उन्हें जो है विभक्त करके उस जनसंख्या के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो वो विभेदीकरण के यहाँ पे रूप बताए गए हैं। अब देखिए अगली हेडिंग यहाँ पर है लिंग संगठन। ये हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई लिंग संगठन या लिंग अनुपात होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर लिंग संगठन या जो आपका लिंग अनुपात वाली अवधारणा है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें ये बताती है कि समाज में स्त्री और पुरुष ये कितनी मात्रा में विद्यमान है, कितना कितना इनका अंतर है, कितने कितने अनुपात में ये मौजूद हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहा जाता है। अब देखिए इसको निकालने के अलग अलग सूत्र हैं। अब जैसे आपके जो कुछ अन्य देश हैं, जैसे पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों में क्या करते हैं तो वो वहां पर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या देखते हैं। और अपने यहाँ क्या करते हैं, अपने यहाँ पर ये करते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या देखते हैं। अब ये ऐसा क्यों है कि भाई विदेश वाले स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या काउंट कर रहे हैं, यानी 1000 स्त्रियों पर पुरुषों को काउंट कर रहे हैं, और हम 1000 पुरुषों पर स्त्रियों को काउंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशों में स्त्रियां ज़्यादा हैं, यानी स्त्रियों की संख्या विदेशों में ज़्यादा है। चाहे महिला सशक्तिकरण कह लीजिए या फिर महिलाओं को अच्छे अवसरों की समानता की वजह से कह लीजिए कि महिलाएं वहाँ पर हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम अगर कुछ देशों में देखेंगे, जैसे यूरोपीय देशों में देखेंगे, तो यूरोपीय देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए वहाँ पर कह सकते हैं कि भाई पुरुष जो है वो कम है, महिलाएं ज़्यादा हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो फॉर्मूला बनाया गया है वो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को निकालते हैं। अब चूंकि भारत जैसे देशों की स्थिति बिल्कुल डिफर क्यों है? क्योंकि भारत में आप पता है पितृसत्तात्मक समाज रहा है, एक लंबे समय से पितृसत्तात्मक समाज रहा है। यहाँ पर जो बेटी है, यानी यहाँ पर जो लड़कियां हैं, लड़कियों को कहीं ना कहीं कमजोर, कमतर समझा जाता है। और यहाँ पर आप जानते होंगे सामाजिक कुरीतियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी, दहेज वगैरह या फिर और बहुत सारे उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न मिल जाएंगे आपको। तो इस वजह से यहाँ पर लड़कियों को दीन या हीन समझा जाता है और यहाँ पर भ्रूण में हत्या, स्त्रियों की साथ मारपीट, तो ये सब घटनाएं भी घटित होती हैं। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं स्त्रियों की संख्या इस वजह से कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम अपने यहाँ देश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकालते हैं। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले को बस उल्टा ऊपर नीचे कर दिया गया है और ऐसे करके पुरुष और स्त्री की संख्या यहाँ पर निकल आएगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहला सब पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। यानी इसका जो आकलन है, परिकलन है, वो एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है पुरुष जनसंख्या अपॉन स्त्री जनसंख्या इंटू 100।
तो इसके जरिए आपकी क्या निकल आएगी, इसके जरिए आपकी निकल जाएगी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकल आएगी, यानी 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, यानी 1000 स्त्रियां जो हैं तो 1000 स्त्रियों पर यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 800 हैं, 900 हैं, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको। अब भाई भारत की स्थिति देख लें तो भाई भारत में थोड़ा उल्टा कर देते हैं। भारत में हम क्या करते हैं, भारत में पुरुषों पर स्त्रियां देखते हैं कि भाई इतने पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां निकल रही हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत में सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ऐसे ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना, यहाँ पर उल्टा कर देना, यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या ऊपर आ जाएगी और पुरुषों की नीचे चली जाएगी, स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000, और इससे निकल के आ जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी अथवा इससे पता चल जाएगा हमें कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां मौजूद हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख ली और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इससे पहले मैंने आपको जो जनसंख्या वाले चैप्टर में जो बताया था फॉर्मूला, ठीक है, जनसंख्या कैसे निकाली जाती है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो कैसे निकाला जाता है, वो भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके जो है एग्जाम में आते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, कि इससे पता चल जाएगा आपको कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है या फिर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है। यानी स्त्रियों की संख्या अगर पूछे, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पुरुषों की संख्या पूछे तो उल्टा हो जाएगा, यानी पुरुष ऊपर आ जाएंगे, अपॉन में स्त्रियां आ जाएंगी, और वहीं 1000 पुरुषों पर पूछे तो स्त्रियां ऊपर पहुंच जाएंगी, पुरुष नीचे पहुंच जाएंगे, और इंटू 1000 यहाँ पे जो है 1000 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ऐसी असमानता, जो इस असमानता की हम बात कर रहे हैं, आयु लिंग के आधार पर, जो लिंग के आधार पर जो असमानता है, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हमें ये यहाँ पे बात करनी पड़ी। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं स्त्रियों के साथ लंबे समय से भेदभाव होता रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में ही हुआ है, पश्चिमी देशों में भी हुआ है, पश्चिमी देशों में भी एक लंबा आंदोलन चला है। इसके अलावा यूरोपीय देशों में भी आपने देखा था, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए तमाम आंदोलन चलाए। महिलाओं को शुरुआत में वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन एक लंबे आंदोलन के बाद उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला, यानी वोट डालने का अधिकार मिला। बस यहाँ पर अंतर ये है कि हमारे यहाँ जो महिलाओं को अधिकार मिलने थे वो बाद में मिले हैं, उनके यहाँ हमसे कुछ साल पहले, यानी लगभग 40-50 साल पहले मिल गए हैं यूरोपीय देशों में या अमेरिकी देशों में। तो वहाँ पर थोड़ा सशक्तिकरण जल्दी हो गया है, यानी वहाँ पर जो महिलाएं जो हैं वो जल्दी सशक्त हो गई हैं। तो वही यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है, यानी हमारे यहाँ अभी हम उस दौर में गुजर रहे हैं, हमारे यहाँ महिलाएं अभी सशक्तिकरण के दौर में गुजर रही हैं, अभी हो नहीं पाई हैं पूरी तरह से, अभी भी जो है कुछ देखिए ऐसा नहीं है अभी हुई नहीं है, लेकिन हाँ अभी जितना हमने अपेक्षा रखी है उतनी अपेक्षा के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई हैं। यानी हमने जितना अपेक्षा रखी है कि भाई हमारा समाज पढ़ लिख कर इतना यहाँ पर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी महिलाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यानी यहाँ पर आज भी महिलाएं पढ़ने लिखने के बाद भी अपने पिता या पति के अधीन ही हैं। ये बात आप जानते भी होंगे, देख भी रहे होंगे कि कितना भी लड़की पढ़ लिख ले, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकती, उसे अपने पिता और जो है पिता है या पति है उसके अधीन ही चलना पड़ता है। ये आप जानते होंगे और देखते भी होंगे अपने भारतीय समाज में ये। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई भेदभाव क्यों है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना कि लिंग भेदभाव के कारकों में, लिंग भेदभाव के कारकों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लिंग भेदभाव के कारकों में स्त्री भ्रूण हत्या, यानी कि आप लोग जानते हैं स्त्री भ्रूण हत्या का मतलब क्या है कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें कोख में ही मार देते हैं, यानी कि जैसे ही गर्भ में लड़की गर्भधान होता है, गर्भाधान के कुछ सप्ताह बाद भ्रूण का जो है लिंग पता चल जाता है। लेकिन हालांकि हमारे भारत जैसे देश में इस पर बिल्कुल मनाही है, यानी इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा गुपचुप तरीके से लोग अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह या फिर कुछ डॉक्टर मिली भगत करके, कुछ डॉक्टर जो है अतिरिक्त पैसे लेकर लिंग जांच वगैरह करते हैं। वैसे तो कानूनी रूप से हमारे यहाँ ये बिल्कुल प्रतिबंधित है, लिंग जांच हमारे यहाँ नहीं हो सकती है, यानी किसी भी भ्रूण की लिंग जांच हमारे यहाँ नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी गुपचुप तरीके से धंधा खूब चलता है, खूब फलता फूलता है। ये बात आप भी जानते होंगे, अखबार में देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कि भाई फलाने प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा तो वहाँ पर लिंग जांच करते हुए पकड़े गए, उन पर इतने साल की सजा हुई, ऐसे करके आपने अखबार में देखा भी होगा। तो तमाम जगह भारत में यही स्थिति होती है। भारत में क्या होता है, जैसे ही लगता है कि भाई स्त्री कोख में बच्चा जो है हमारा है, कहीं लड़की ना हो, इस डर से वो लोग क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, तो पता चल जाता है लिंग क्या है, यानी उसका लिंग क्या है, यानी मेल है या फीमेल है, और फीमेल होता है तो उस बच्चे को निकलवा देते हैं, यानी उसे अबॉर्ट करवा देते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक तरह की भ्रूण हत्या है, यानी कि हत्या ही है। आप भ्रूण को मार रहे हैं वो भी एक हत्या है, क्योंकि भ्रूण भी एक पूरा वयस्क बनेगा आगे चलकर, तो वो भी हत्या के दायरे में ही आता है। इसके अलावा आप जानते हैं स्त्री शिशु हत्या। स्त्री शिशु हत्या का मतलब आप जानते हैं कि भाई जन्म लेने के बाद तमाम लोग देखे होंगे आपने, बच्ची लड़कियों को झाड़ियों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, नदियों में बहा देते हैं। तो ये भी कुरीति आपको भारत में देखने को मिलेगी, यानी स्त्री शिशु हत्या हो रही है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायोलेंस, स्त्रियों के प्रति जो घरेलू हिंसा, ये भी आपके यहाँ प्रथा प्रचलित है। तो इन सब की वजह से इतने सारे जो आपके लिंग के भेदभाव हैं, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं आपके यहाँ स्त्रियों का जो अनुपात है वो कहीं ना कहीं उसमें अंतर देखने को मिलता है।
यानी कि ये आप सब देख रहे होंगे कि जिस देश में स्त्री को माता का दर्जा दिया हो, जिस देश में स्त्री को देवी का दर्जा दिया हो, उस देश की ये हालत है। ये आपसे छुपी हुई नहीं है। यानी हम एक और तो हम यहाँ पर त्योहारों में लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर लेके आते हैं भाई कन्या पूजन के लिए, लेकिन फिर भी उनके साथ इतनी ज़्यादा अत्याचार, उनके साथ इतनी ज़्यादा जाति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और एक निंदनीय कृत्य है। हम ये बिल्कुल कहेंगे भाई निंदनीय कृत्य है। यानी एक और तो हम यहाँ पर अपने यहाँ स्त्रियों को देवी के रूप में पूज रहे हैं और भाई स्त्रियों की इतनी बुरी कंडीशन आपके ही देश में, ये सोचने लायक है और आप ये सब नकार नहीं सकते हैं अपने देश में। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम क्या पता है क्या है? कुछ प्रॉब्लम तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ जाती है डॉरी सिस्टम, यानी जिसे हम कहते हैं दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरी बात है कि भाई जो महिला सुरक्षा है ये भी सबके संज्ञान में है। मेन चीज़ क्या है कि हमारे देश में कुछ लोग आज के टाइम में कुछ ऐसे अभिभावक हैं, उन्हें लड़की से आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें महिला सुरक्षा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्हें लगता है कि भाई लड़की है, लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, तो इस वजह से वो कहते हैं भाई लड़की हमारे यहाँ जन्म ना ले। अगर आप सामाजिक रूप से अगर सामाजिक पर्सन है, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, तो उनके मन में, सबके मन में, कुछ जो पढ़े लिखे समाज में भी लोग हैं तो उनके मन में महिला सुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा, महिला सुरक्षा की भावना के लिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन पर हमारी सरकार को, हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। हमको ये सब समस्याएं दूर करनी पड़ेगी, तब हमारे यहाँ जो लिंग भेदभाव है वो रुक पाएगा। देखिए ये लिंग भेदभाव जो है, इस तरह का जो लिंग भेदभाव जैसे स्त्री भ्रूण हत्या है या स्त्री शिशु हत्या आपको विदेशों में देखने को नहीं मिलेगी। विदेशों में केवल डोमेस्टिक वायलेंस तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो स्त्री भ्रूण हत्या हुई या स्त्री शिशु हत्या, ये घटनाएं आपको फॉरेन में देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप एनालिसिस उठा के देख लीजिए, सर्वे उठा के देख लीजिए, तो आपको फॉरेन में ये घटनाएं आपको नाम मात्र की देखने को नहीं मिलेंगी बिल्कुल। लेकिन भारत जैसे देशों में, अल्प विकसित जो विकासशील देश हैं, यहाँ पर भारत जैसे कॉन्टिनेंट वाले देशों में यहाँ पर ये घटनाएं प्रबल रूप से देखने को आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये बात आप अच्छे से जानते हैं और इनके बारे में ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मैं नया बता रहा हूँ। आप अपने समाज में देखते हैं, अपने परिवार में देखते होंगे स्त्रियों की क्या कंडीशन है, ठीक है, आपने महसूस भी किया होगा। ऐसा नहीं है आपकी माता या आपकी कोई परिवार में किसी के साथ ऐसा ना हुआ हो। भेदभाव होता है, स्त्रियों के साथ खास करके होता है, स्त्रियों को कमतर आंका जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत में लिंग भेदभाव के चलते स्त्रियों की संख्या जो है कम देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात, यहाँ पर एक बात कही गई है तीसरे पॉइंट में जो बात कही गई है वो भी बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं जायज़ है, उनका भी तर्क बिल्कुल सही है तीसरी वाले पॉइंट का। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जनसंख्या में अधिक स्त्रियाँ होने का मतलब ये नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। समझने वाली बात है कि जनसंख्या में मान लेते हैं कि भाई प्रति 1000 पुरुषों पे मान लीजिए, यानी 1000 पुरुषों पर या 1000 पुरुषों पर अगर 1100 स्त्रियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1100 लेडीज़ जो हैं, स्त्रियां जो हैं तो फीमेल हैं, तो इनका जो है स्तर अच्छा है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई वहाँ पर जो पुरुष हैं वो रोजगार के लिए यानी क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों, यानी अपने गृह स्थान को छोड़ गए हों और कहीं रोजगार के लिए प्रवास कर गए हों, इस वजह से स्त्रियों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा रह गई हो, जैसा कि यूरोप के कुछ देशों में ऐसा हुआ है। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट आप ये लिख लेना। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है स्त्रियों की पुरुषों से तुलना की गई है, यहाँ बताया गया है स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है। जैविक लाभ का मतलब आप समझ रहे हैं कि स्त्री सृजन कर सकती है। स्त्री को ऐसा मतलब ईश्वर ने बनाया है, यानी प्रकृति ने ऐसा बनाया है, उसमें सृजन करने की क्षमता है, यानी कि निर्माण करने की क्षमता है। आप जानते हैं हम लोगों का जो जन्म हुआ है वो स्त्री के गर्भ से ही हम लोग निकले हैं, ठीक है, यानी स्त्री नहीं होती तो शायद हम लोगों का जन्म भी नहीं हो पाता। यानी स्त्री के गर्भ से ही हमने जन्म लिया है, तो स्त्री में सृजन करने की क्षमता है। और जिस इंसान में सृजन करने की क्षमता हो फिर भी उसके साथ इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही हो, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। ये बात आप जानते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि भाई प्राकृतिक लाभ हमें मिला हुआ है स्त्रियों को, लेकिन फिर भी हमें सामाजिक हानि झेलनी पड़ रही है। यानी प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, तो वही है कोई समाज की तमाम हानियाँ स्त्रियों को झेलनी पड़ रही हैं, भेदभाव झेलने पड़ रहे हैं। तो ये सब बताया गया है, यहाँ पर लिखना नहीं है केवल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर विश्व की जनसंख्या में जो स्त्री पुरुष अनुपात है उसका जिक्र किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका चौथा पॉइंट। देखिए अगर विश्व की जनसंख्या में अगर हम देखें तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात जो है वो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। यानी विश्व का अगर समग्र रूप से हम टोटल देख लें, पूरा हम औसत रूप से पूरे विश्व का आंकलन करें, पूरे विश्व की जनसंख्या का आंकलन करें, तो हम ये पाएंगे कि प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? 102 पुरुष हैं। यानी कि यहाँ पर भी समानता नहीं है, पुरुष ज़्यादा हैं अगर पूरे वैश्विक संदर्भ में अगर हम देखें तो। अब देखिए अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ पाया गया है? ये लेटविया एक कंट्री है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है
उच्चतम लिंग अनुपात है, यानी वहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, यानी वहाँ पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई प्रति 1000 स्त्रियों पर, ठीक है, पुरुष मात्र यहाँ पर कितने हैं, 850 पुरुष ही हैं लाताविया में। ठीक है, वहीं अगर सबसे कम निम्नतम लिंगानुपात की बात करें तो वो देश है आपका UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, 311 पुरुष हैं। और देखिए आपके माइंड में कुछ चीज़ें आई होंगी, कुछ चीज़ें सोचने वाली बात है कि जो सऊदी अरब अपने आप में, यानी कि सऊदी अरब बोल रहा हूँ, संयुक्त अरब अमीरात अपने आप में आधुनिकता की बात करता है, बहुत ज़्यादा आधुनिक होने के लिए बहुत सारे उपक्रम स्थापित कर रहा है, उसके देश में ऐसी हालत है, आप समझ सकते हैं। यानी हम एक और वहाँ पर UAE में तमाम चीज़ें, तमाम बिल्डअप कर रहे हैं, तमाम निर्माण करते जा रहे हैं, अपना एक वैश्विक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सामाजिक स्तर फिर भी सुधार नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, यानी कि जो UAE की सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि आप व्यावसायिक पैमाने पर या फिर औद्योगिक पैमाने पर आप तरक्की तो करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर से आज भी UAE जो है पिछड़ा हुआ है। उसका नमूना आपके सामने है, आंकड़ों में है। यानी हर कोई आज आप देख रहे होंगे दुबई जाने का सपना देखता है, जो है UAE के और जो कंट्री और जो है कंट्री बोल गया सॉरी मैं, यहाँ पे UAE के और भी यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर सिटी हैं, शहर हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर इनकी छवि बनी हुई है। हर कोई वहाँ पर जाने का, जॉब करने का सपना देखता है, लेकिन वहाँ की ऐसी दुर्दशा होगी ये आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन वही बात है कि सामाजिक रूप से भी यहाँ पर देखना, चिंतन करना जरूरी है। यानी वहाँ पर अभी भी स्त्रियों को जो है स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ये आप देखते होंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया कि सबसे निम्नतम लिंग अनुपात कहाँ पर है, वो UAE में है, यानी कि यहाँ पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, चौथे का सेकंड सब पॉइंट। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में 139 देशों में जो लिंगानुपात है तो वो स्त्रियों के लिए अनुकूल है, और जबकि जो बाद बाकी 72 देश बचे हुए हैं इनमें लिंगानुपात जो है स्त्रियों के प्रतिकूल है, यानी स्त्रियों के फेवर में नहीं है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप 5वां पॉइंट ये नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एशिया की स्थिति बताई गई है। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि एशिया जनसंख्या की दृष्टि से, यानी पूरी वैश्विक जनसंख्या का 60% प्रतिनिधित्व करता है। 60% जनसंख्या जो पूरी एशिया की पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% एशिया में ही है। ये बात आप जानते हैं, कल आपने देखा भी था। तो एशिया में जो लिंग अनुपात जो है बहुत निम्न है, यानी यहाँ पर स्त्री पुरुष जो विभेद है बहुत ज़्यादा है एशिया में, और यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ 6ठा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में कि एशिया में, सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। ये लिख लेना 6ठा पॉइंट पूरा। अब वहीं बात कर लेते हैं रूस और आपके कुछ यूरोपीय देश हैं, यहाँ पर लिंग अनुपात जो है ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुष जो है वो अल्प संख्या में हैं। उसके कुछ रीजन हैं, उसके रीजन अभी मैं बताऊंगा, तो आप पहले ही पूरा लिख लेना यहाँ पर, इसी में सब पॉइंट, 6ठे का सब पॉइंट, कि रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में हैं, क्योंकि भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में यानी यह लिख लेना, क्योंकि भूतकाल में वहां अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास हुआ, क्योंकि भूतकाल में वहां अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास हुआ। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, यूरोप में और रसिया में क्यों हुआ? आपको याद होगा, हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, आपको वर्ल्ड वार 1 याद होगा, वर्ल्ड वार 2 याद होगा। ठीक है, ये तो याद होंगे ही होंगे दोनों। ठीक है, अब इसकी जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2? देखिए हम इसके बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं। हम जब अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे वहाँ हमने बताया भी था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वहाँ पर यूरोपीय देश हैं, अमेरिकी देश हैं, वहाँ पर महिलाएं जो है फैक्ट्री वगैरह में वर्क करने लगी, क्योंकि सारे पुरुष जो थे वो युद्ध में चले गए थे, लड़ने के लिए चले गए थे। अब वहाँ पर युद्ध के लिए सामग्री चाहिए, कपड़ा चाहिए, बारूद चाहिए, गोला बारूद चाहिए, हथियार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए था। अब ऐसे में फैक्ट्री वगैरह तो भाई बंद हो गई, क्योंकि सब जो मैन आदमी थे सब तो युद्ध में चले गए, युद्ध में लगे हुए हैं। अब ऐसे में ये सब सप्लाई तो बाधित होगी, इसलिए फिर महिलाएं निकल के आई थी, महिलाएं फैक्ट्रियों वगैरह में काम करने लगी थी। तो ऐसे में हमने देखा कि वहाँ पर लंबा युद्ध चला, युद्ध में काफ़ी लंबी संख्या में वहाँ पे पुरुष जो है मारे भी गए, ऐसे करके वहाँ पे पुरुषों की संख्या कम हो गई। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब हम सामाजिक अधिकारों की बात कर रहे थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कि जब महिलाएं फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने लगी और उन्हें लगने लगा कि भाई हमारे बिना पुरुष अपूर्ण हैं, तो वहीं पर महिलाओं ने समानता की बात भी की और वहीं पर वोटिंग के अधिकार वगैरह के लिए भी फिर प्रबल आंदोलन बन खड़े हुए। ये बात आपने पढ़ी थी और मैंने बताई भी थी आपको। तो इस वजह से आप देखेंगे कि भाई यूरोप है, इसके अलावा रसिया
एशिया है, यहाँ पर जो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की कम है। वो आप ये संख्या जो कम जो है वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की वजह से हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण यही दोनों युद्ध हैं, विश्व युद्ध हैं, ठीक है। तो आपने छठे का सब पॉइंट भी यहाँ पर लिख लिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है वो है आयु संरचना, यानी कि आयु स्ट्रक्चर जो है, एज स्ट्रक्चर, एज की संरचना है, वो हम देखेंगे कि कितनी जनता हमारी कार्यशील होती है, कितनी नहीं होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए, आयु संरचना यहाँ पर विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, वैश्विक संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में जो आपकी कार्यशील जनसंख्या है वो 15 से 59 आयु वर्ग की मानी जाती है। अगर वहीं भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी बुक्स में कि 15 से 64 वर्ष आपने लिखा देखा है काफ़ी जगह, और कहीं कहीं 15 से 59 वर्ष लिखा देखा है। ऐसा अंतर इसलिए है कि वैश्विक संदर्भ में जो हमारा जो क्रियाशील आयु वर्ग माना गया है वो 15 से 59 माना गया है, जबकि भारत के संदर्भ में 15 से लेकर 64 वर्ष तक माना गया है आयु वर्ग को क्रियाशील। यानी भारत के संदर्भ में जो क्रियाशील आयु वर्ग है, यानी काम करने वाला आयु वर्ग है, 15 से 64 वर्ष का है, जबकि वैश्विक संदर्भ में कितना है, 15 से 59 वर्ष का है। आप देख सकते हैं, यानी आप खुद जो एनसीईआरटी किताबें आपने पढ़ी हैं और मैंने नोट्स बनवाए हैं, वहाँ पर कहीं कहीं मैंने 15 से 64 लिखवाया है, कहीं 15 से 59 लिखवाया है, वो इसी वजह से अंतर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो किस किताब में पढ़ रहे हैं वो वैश्विक संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 15 से 59 लिखेंगे आप, और वहीं भारत के संदर्भ में अगर लिखेंगे तो 15 से 64 लिखेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यही बताया गया है इसमें, पहले पॉइंट में, कि जो 15 से 59 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या का बड़ा आकार है, एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। ये बात आप जानते हैं, पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, इसमें जो 60 वर्ष से अधिक एज वाले व्यक्ति होते हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले होते हैं, ठीक है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि लिख लेना, ये 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। यानी कोई आदमी अमूमन जब 60 साल में रिटायर हो जाता है, और 60 साल के बाद रिटायर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि तमाम बीमारियां उसे आके घेर लेती हैं, तो ऐसे में उसे स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत होती है, बेटर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए उसे। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई किसी देश में अगर मान लीजिए 60 से ऊपर के नागरिक ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च ज़्यादा हो रहा होगा, मेडिकल फैसिलिटी में ज़्यादा प्रोवाइड करवानी होंगी, यानी देश की आर्थिक प्रगति कहीं ना कहीं कम हो जाएगी ऐसे में। तो वही बताया गया है यहाँ पर। तो आपने इसमें सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट लिख लिया होगा कि भाई 60 वर्ष से अधिक आयु वाले उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए खर्च की आवश्यकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, ठीक है, युवा जनसंख्या, युवा जनसंख्या का अगर अनुपात उच्च है, आपकी जनसंख्या में युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा उच्च अनुपात है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि प्रदेश में जन्म दर बहुत ऊंची है, इसलिए जनसंख्या युवा है। यानी कि प्रदेश में लोग जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, यानी प्रदेश में जन्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों के, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या एक बड़ी मात्रा में युवा है। तो हमारे यहाँ भारत की बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या जो है वो युवा है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ विशाल जनसंख्या युवा होने का रीज़न यही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा, जन्म दर हमारे यहाँ बहुत ऊँची है, ठीक है। तो यहाँ आप सेकंड पॉइंट इसमें नोट कर लेना। तो आयु संरचना के बारे में आपने यहाँ पर नोट कर लिया, लिख भी लिया। अब देखिए, अगली चीज़ आती है आयु लिंग पिरामिड। ये इंपॉर्टेंट है, आयु लिंग पिरामिड, और इसके में से प्रश्न पूछे गए हैं आयु लिंग पिरामिड में से। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है आयु लिंग पिरामिड ये क्या दर्शा रहा है, इससे हमें क्या हमें मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। यानी कि जनसंख्या का आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग, यानी विभिन्न आयु वर्ग का मतलब ये है कि जो आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो इन अवस्थाओं में जो स्त्री पुरुष है इनकी संख्या कितनी कितनी है, तो ये जनसंख्या का जो है यहाँ पर पिरामिड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आयु लिंग संरचना इस प्रकार बोली जाएगी ये। तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। अब देखिए, इसे हम पिरामिड के जरिए दर्शाते हैं, तो यहाँ पर लिख लेना सेकेंड पॉइंट, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसमें जो पिरामिड होता है, इस पिरामिड में प्रत्येक आयु वर्ग में, यानी पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में जो बायां भाग, यानी बायां भाग का मतलब ये है कि अगर हम अपने हाथ की तरफ से देखें तो ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। तो यहाँ पर बताया गया है कि बायां भाग यहाँ पर इसमें जो होता है वो पुरुष का होता है, और वहीं दायां भाग जो होता है राइट साइड वाला वो स्त्री का होता है पिरामिड में। तो यहाँ पर लिख लेना कि पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। तो ये तो आपने पिरामिड की विशेषता जान ली, ठीक है। अब आयु लिंग पिरामिड कितने तरह के होते हैं,
क्या क्या ये प्रदर्शित करते हैं वो हम देखेंगे। अब देखिए मेनली आयो लिंक पिरामिड जो है, जनसंख्या पिरामिड जो है 3 प्रकार के बनते हैं। वैसे इसके बारे में जिक्र एक बार हो चुका है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक स्मॉल वे में हुआ था, यहाँ पर विस्तृत वे में हो रहा है। तो ये जनसंख्या पिरामिड जो है 3 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं? पहला पिरामिड यहाँ पर जो है आपका, पहली सब हेडिंग इसमें डालेंगे, ये है आपका यानी विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। लिख लेना आप, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है, विस्तारित होती जनसंख्या मत लिख लेना, अच्छे से लिख लेना, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। इसका मतलब क्या है? देखिए साफ साफ नाम से हमें झलक रहा है कि विस्तारित का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए थोड़ा सा इस पिरामिड पर फोकस करते हैं, गौर करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिरामिड में निचले स्तरों पर, जैसे 0 से 4, 5 से 9, यहाँ पर स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म दर बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं निचले स्तर पर, ठीक है। यानी शैशवावस्था में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर यहाँ पे मृत्यु दर भी आपको बहुत देखने को मिलेगी। यानी कि 60 से ऊपर निकलने पर, 60-65 से ऊपर निकलने पर आप देखते हैं एकदम बहुत पतला सा पिरामिड हो गया है, एकदम बहुत छोटा सा होता चला गया है। यानी एकदम जो पिरामिड की जो चौड़ाई थी ऊपर जाके एकदम बहुत पतली हो गई। पतली इसलिए हो गई है क्योंकि नीचे तो जन्म दर बहुत ज़्यादा उच्च है, लेकिन ऊपर मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा उच्च है। ऊपर जो 85+ पहुँचते पहुँचते जो पिरामिड है बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, ऊपर जाके बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि ये देश जो हम बात कर रहे हैं, पिरामिड जो दिया गया है ये नाइजीरिया का दिया गया है। यानी नाइजीरिया एक अल्प विकसित देश है। अल्प यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर विकसित है ही नहीं ये देश बिल्कुल, ठीक है। मैं अल्प विकसित बोल गया, यानी कि यहाँ पर ये जो देश है नाइजीरिया बहुत पिछड़ा हुआ देश है। और पिछड़े हुए देशों की यही खास बात होती है कि वहाँ पर प्रजनन दर उच्च होती है। प्रजनन दर उच्च होने का रीजन ये है कि भाई उन्हें भरपाई करनी होती है, जो मरने वाली जनसंख्या है, मर्त्यता वाली जनसंख्या, उसकी भरपाई करनी होती है, इसलिए वो लोग प्रजनन ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए पिरामिड मत बनाना, यहाँ पर केवल नाइजीरिया का जिक्र किया गया है पिरामिड में। तो यहाँ पे नाइजीरिया का हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेना आप कि नाइजीरिया का आयो लिंक पिरामिड, यानी नाइजीरिया जो कंट्री है, नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है, नाइजीरिया का आयो लिंक पिरामिड जो है त्रिभुजाकार पिरामिड है, जो नहीं त्रिभुज के आकार वाला पिरामिड है। त्रिभुज हमारा कैसा होता है? त्रिभुज आप देखे होंगे नीचे की तरफ आधार की तरफ चौड़ा होता है, ऊपर की तरफ पतला होता चला जाता है, ठीक है। जो किसका? ये अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है, ठीक है। यानी कि ये अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है, ठीक है। यानी बहुत ही कम, यानी कि यहाँ पर ये देश बिल्कुल विकसित है ही नहीं है, इसका मतलब ये है। तो इस पिरामिड में आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सब पॉइंट, इस पिरामिड में उच्च जन्म दर आप देख रहे हैं। उच्च जन्म दर के कारण क्या है कि निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उच्च जन्म दर की वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 10 से 14 वर्ष तक की आयु में यहाँ पर आपको विशाल जनसंख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेटर नहीं है, तो वहाँ पर मरने वालों की संख्या भी फिर ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे पहले का इसमें सब पॉइंट पहला लिख लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने कुछ और देश भी हैं, यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट करके लिख लेना कि बांग्लादेश और मैक्सिको में भी त्रिभुजाकार पिरामिड है। यानी बांग्लादेश और मैक्सिको की भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है, वो भी अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो वहां पर कैसा पिरामिड बनेगा? त्रिभुजाकार पिरामिड बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला पिरामिड जो है वो है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। अगली आपकी सेकंड हेडिंग है, ये लिख लेना स्थिर जनसंख्या पिरामिड। अब देखिए स्थिर जनसंख्या पिरामिड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आधार की तरफ, यानी 0 से 4 वर्ष में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, तो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहीं ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रौढ़ावस्था वाली एज वाली संख्या ज़्यादा है। वहीं जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, एकदम पतला नहीं हुआ है ग्राफ, ठीक है। एक एज पर जाने के तक यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं कि लंबा एज तक जाने तक ये संख्या जो संतुलित बनी रही है, कम नहीं हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया का जो आयो लिंक पिरामिड है ये घंटी के आकार का है। घंटा आप जानते हैं, घंटा या घंटी, घंटी इस प्रकार की होती है। यानी कि अगर हम घंटी का चित्र बनाएं, देखिए मैं मेरी आर्ट इतनी बेटर नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह से घंटी होती है, ठीक है। ऐसी होती है घंटी, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का पिरामिड है। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर इसके बारे में लिख लेना आप, इसी में पहला पॉइंट इसी में ही कि ऑस्ट्रेलिया का आयो लिंक पिरामिड घंटी के आकार का है, जो सीड्स की ओर शुंडाकार होता है। शुंडाकार का मतलब है टेपर, यानी झुकाव वाला। सीड्स का मतलब होता है ऊंचा, ऊपर की तरफ टॉप लेवल पर ये टेपर में होता चला जा रहा है। यानी सीड्स की ओर जैसे हम बढ़ेंगे अचानक से टेपर में हो रहा है, सीड्स की ओर एकदम शुंडाकार जैसे बोलेंगे हिंदी में, और वैसे टेपर बोलते हैं, टेपरेबल, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एकदम एकदम जो है झुकाव आता चला जा रहा है, यानी टेपर में होता चला जा रहा है, शुंडाकार होता चला जा रहा है, ठीक है। वो बताया गया है यहाँ पर। और
इससे पता है ये क्या निकल के आ रहा है, ये यानी यहाँ पर ये दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, यानी जितना जन्म हो रहा है उतनी ही मृत्यु दर है। जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या यहाँ पर स्थिर बनी हुई है, जनसंख्या इससे स्थिर हो जा रही है यहाँ पर। तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो पिरामिड है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वो स्थिर जनसंख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। अब आपका अगला जो पिरामिड बनेगा, तीसरा पिरामिड है, ये है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। तीसरा सब पॉइंट आप या तीसरी सब हेडिंग आप लिख लेना इसी में, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ये पिरामिड कैसा बनेगा ये हम देखेंगे। अब देखिए, ये जो आपके सामने ह्रासमान जनसंख्या की बात की गई है, ये जापान का पिरामिड है। जापान में आप देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ देख रहे हैं 0 से 4 वर्ष की तरफ, यहाँ पर जो जन्म दर है बिल्कुल कम है, बिल्कुल न्यून है। यानी आप देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जन्म दर यहाँ पर है बिल्कुल न्यून है, स्त्री पुरुष दोनों की, ठीक है। जबकि यहाँ पर युवावस्था वाले युवा काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते वो भी लोग यहाँ पर अच्छे खासे जो उसी हिसाब से दर से खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ जो जन्म दर होनी चाहिए, जन्म दर वाला हिस्सा चौड़ा होना चाहिए, जन्म दर वाला हिस्सा बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ें हैं, नीचे की तरफ जो जन्म दर है वो बहुत न्यून है। इसके अलावा मृत्यु दर यहाँ पर वो भी निम्न है, ठीक है। यानी कि जन्म दर भी न्यून है, मृत्यु दर भी न्यून है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो जनसंख्या है जो प्रजनन कर ही नहीं रही है, या फिर प्रजनन में सक्षम नहीं है। यानी प्रजनन का मतलब आप जानते हैं कि बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, या प्रजनन के प्रति उनका उत्साह नहीं है। इस वजह से यहाँ पर अभी तो जनसंख्या मौजूद जो है वो आने वाले 50 सालों में जनसंख्या एकदम कम हो जाएगी। इस बात से ये पुष्टि हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में कि जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार का मतलब ये नीचे वाला ऐसा संकीर्ण है, बहुत पतला है, और शुंडाकार सीट, शुंडाकार का मतलब टेपरेबल, ऊपर जाके एकदम टेपर में हो गया है। ये निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। यानी यहाँ पर निम्न जन्म दर है, जन्म दर बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा मृत्यु दर भी यहाँ पर जो है निम्न है, टेपर में ही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि बच्चे जब जन्म में लेंगे ही नहीं तो जनसंख्या बढ़ेगी ही नहीं। और जो ऊपर वाले लोग हैं, जैसे जैसे ऊपर वाली अवस्थाओं में पहुँचते जाएंगे, वृद्ध होते जाएंगे, मरते चले जाएंगे वो लोग, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वृद्धि कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या फिर वृद्धि ऋणात्मक में पहुँच जाएगी यहाँ पर। तो ये जापान में ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने जापान के एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसा होता क्यों है, जब ज़्यादा कोई देश विकसित हो जाता है तो लोगों को लगने लगता है। इसके अलावा वहाँ पर रीजन कुछ और भी हैं, जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्बर गिराए गए थे, यानी कि जो आपके जो परमाणु बम गिराए गए थे, तो वहाँ से भी उनके जीन्स जो है परिवर्तित हुए थे। उन बमों की वजह से उन शहरों में रहने वाले लोगों के जीन्स परिवर्तित हुए थे। तो जीन्स जब परिवर्तित हो गए उनके, तो वहाँ पर उनकी प्रजनन क्षमता है उसमें भी वहाँ पर जो कमी देखने को मिली है। कुछ वहाँ पर भौगोलिक कारक भी इस वजह से यहाँ पर परिवर्तित हुए हैं, ठीक है, जो परमाणु विस्फोट के बाद। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या आने वाले सालों में जापान की एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि मरने वाले तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन जन्म लेने वाले है ही नहीं, वहाँ पर जन्म लेने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके भाई आपने यहाँ पर जो मेन टॉपिक हैं वो सारे आपने निपटा लिए हैं। यानी आपने यहाँ पर जो आयोलिंग पिरामिड है वो भी आपने कवर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ने पर, यहाँ पर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया है भाई ग्रामीण और नगरीय संगठन, ये हमारे यहाँ या फिर वैश्विक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय संगठन किस प्रकार सा है। यानी कि यहाँ पर फिर से जिक्र किया गया है कि आपके देश में और विदेशों में जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें स्त्रियाँ ज़्यादा हैं या पुरुष ज़्यादा हैं, वो बताया गया है यहाँ पर। यानी हमारे यहाँ अपने देश के संदर्भ में आप पहले ही पढ़ चुके हैं अर्थशास्त्र में कि हमारे यहाँ अगर नगरीय संदर्भ में देखें या फिर ग्रामीण संदर्भ में देखें तो ग्रामीण संदर्भ में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों से ज़्यादा है, ठीक है। जबकि नगरीय संदर्भ में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, स्त्रियों की संख्या कम है। ये बात हम जानते हैं और हमने लिखा भी है इसके बारे में। क्लास 11 की हमने जो किताब कवर की थी अर्थशास्त्र वाली, तो वहाँ पर सारे आंकड़े हमने कवर भी कर लिए थे इसके बारे में, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर वो कंपेयर करके बताया गया है कि भाई वैश्विक संदर्भ में अगर विदेशों की स्थिति देखें, पश्चिमी देशों की स्थिति देखें, तो वहाँ पर कैसी स्थिति है, वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में स्त्रियाँ ज़्यादा हैं या पुरुष ज़्यादा हैं, वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में कि भाई ये जनसंख्या का ग्रामीण या फिर नगरीय विभाजन होता है, ये निवास के आधार पर होता है। ये बात आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिख लेना। और इसके अलावा आजीविका और सामाजिक दिशाओं में ये जो यानी कि दोनों जो निवास स्थान है, यानी कि नगरों में या फिर शहरों में, नगरों में या फिर ग्रामीणों में, ये भिन्न होते हैं, ठीक है। ये लिख लेना आप। इसी में ही आगे पॉइंट यानी विराम लगा के, आजीविका और सामाजिक दिशाओं में ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी नगर और ग्रामीण दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये बात आपने नोट कर ली। अब देखिए, यहाँ पर जो ये क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों में क्या है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में आपको जो आयोलिंग संगठन है,
ठीक है। यानी इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक जो गतिविधियों में भिन्नता की वजह से इन क्षेत्रों में आयुलिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यानी आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट करके, अगला सब पॉइंट, पहले का पहला सब पॉइंट कि इन क्षेत्रों में आयुलिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। चाहे नगर हो या जो है ग्राम स्तर हो, दोनों में क्या क्या है, दोनों में आयुलिंग संगठन अलग है, व्यावसायिक संरचना अलग है, जनसंख्या घनत्व भी अलग है। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें वैसे तो मैं ऑलरेडी अर्थशास्त्र में लिखवा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है अर्थशास्त्र वाला जो चैप्टर है वो हर किसी ने कवर नहीं किया होगा। ये 9, 10, 11, 12 वाली अर्थशास्त्र वाली जो बुक्स हैं वो हर किसी ने कवर नहीं की होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र क्या होते हैं, शहरी क्षेत्र क्या होते हैं, इनकी परिभाषा लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट में लिख लेना कि भाई ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। आप प्राथमिक क्रियाएं तो आप जानते हैं, जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं, खेती वगैरह, मत्स्य पालन हुआ, ठीक है, ये सब क्रियाएं जो है, वानिकी वगैरह हुआ, वन वगैरह वनारोपण, यानी जमीन से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं वो प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मोस्टली लोग जो होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं तो वे अधिकांश कार्यशील जनसंख्या वो गैर प्राथमिक क्रियाओं में, यानी कि कृषि कार्यों से हटकर कोई अन्य क्रियाएं जैसे जॉब वगैरह है, सर्विस सेक्टर वगैरह की जॉब वगैरह है, उसमें संलग्न होते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। लिखवाने का प्रयोजन यही है क्योंकि वैसे मुझे लग रहा था शायद अर्थशास्त्र हर अभ्यर्थी ने कवर किया होगा अर्थशास्त्र वाला वीडियो, लेकिन आप लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने कुछ नए अभ्यर्थी जुड़े हैं, उन्होंने कवर नहीं किया होगा वहाँ पर वो, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी ये देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो आपके पश्चिमी देश हैं जैसे कनाडा हुआ, फिनलैंड हुआ और यूरोपीय देश हैं, यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में एक बड़ा अंतर है। और यह जो अंतर है वो आपके अफ्रीकी और एशियाई देशों की तुलना में बिल्कुल विपरीत है। यानी कि अफ्रीका एशियाई देशों में क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर अगर अफ्रीका या एशिया कॉन्टिनेंट के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर क्या है, स्त्रियां ग्रामीण रूरल एरिया में स्त्रियां ज़्यादा हैं और जो आपके अर्बन एरिया हैं, अर्बन में स्त्रियां कम हैं। यानी कि यहाँ पर ये स्थिति है, जबकि वहाँ पर उल्टा है। यानी पश्चिमी देशों में और आपके जो अन्य जो देश हैं वहाँ पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रूरल एरिया जो है कनाडा, फिनलैंड या फिर पश्चिमी देशों में, वहाँ पर पुरुष ज़्यादा हैं। यानी आपके जो रूरल एरिया में पुरुष ज़्यादा हैं और जो आपके अर्बन एरिया हैं, अर्बन एरिया में वहाँ पर जो है स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर अब जो आपके नगरीकृत एरिया है वहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लिख लेना थर्ड पॉइंट आप पहले कि पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। यानी यहाँ पर नगरों में स्त्रियाँ ज़्यादा काम कर रही हैं और गाँव में पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। वहीं नेपाल और ये आप इन देशों की बात जानते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट वाले देशों की, नेपाल, पाकिस्तान और भारत, इन देशों में स्थिति इसके विपरीत है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुरुष जो है नगरों में ज़्यादा हैं और महिलाएं जो है नगरों में कम हैं। वहीं ग्रामीण स्तर पर महिलाएं ग्रामीण में ज़्यादा हैं, ग्राम में ज़्यादा हैं और वहीं पुरुष ग्राम में कम हैं। ये आप स्थिति यहाँ पर बिल्कुल उलट है। अब देखिए इसके कुछ रीज़न हैं। रीज़न में सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर औरत यानी लेडीज जो होती है उसे जो है यहाँ पर जो पुरुष के अधीन समझा जाता है और यहाँ पर पुरुष ही यहाँ पर ज़्यादातर रोजगार में संलग्न होते हैं। यानी कि जो भी व्यावसायिक रोजगार है उनमें संलग्न होने के लिए पुरुष ही यहाँ पर आगे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर औरतों को इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि भाई सामाजिक सुरक्षा की भावना यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। यानी बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी स्त्रियाँ इसी वजह से अपने घर छोड़कर नहीं जाती हैं कि फलाना पता नहीं फलाना जिला कैसा होगा, फलाने हम दिल्ली में जा रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, बड़े बड़े महानगरों में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पर सुरक्षा होगी या नहीं होगी। महिलाओं के साथ जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से तमाम महिलाएं शहरों में नहीं जाना चाहती हैं। ये भी कुछ रीजन है। तो इस वजह से यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्त्रियाँ जो है कहीं ना कहीं घर में कैद होकर रह गई हैं और इस वजह से यहाँ पर स्त्रियों की संख्या ग्रामीण स्तर पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये कुछ रीजन है इसके। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया, थर्ड के सब पॉइंट भी आपने नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चौथे पॉइंट में बताया गया है कि भाई जो कृषि होती है अमेरिका वगैरह में या पश्चिमी देशों में वो बहुत आधुनिक है, यानी अत्यधिक मशीनीकृत है और लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे यहाँ तो क्या है कि हमारे यहाँ आपने कृषि में देखा होगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यानी एक मान लीजिए एक खेत को एक व्यक्ति कर सकता है, 5 एकड़ के खेत को एक व्यक्ति उसे कर सकता है, कटाई जुताई सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। वो अपने साथ अपनी बीवी को भी लगा लेगा, अपने 2-3 जो बच्चे उन्हें भी खेती में लगा लेगा। इस वजह से हमारे प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है।
अब वहाँ पर अमेरिका वगैरह में क्या है, अमेरिका वगैरह में क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, तो लोगों के पास खेत काफ़ी बड़े हैं, यानी 100 एकड़ के एक जो है वहाँ पर जो है बने हुए हैं, 100 एकड़ का एक खेत है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ 100 एकड़ का बहुत मुश्किल बात है, शायद एक आध जमींदार का भले हो, यानी किसी एरिया में, सबके तो होते नहीं हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो खेत ज़्यादा विभक्त हो गए हैं। वहीं अमेरिका में बड़े बड़े जो हैं खेत हैं, तो बड़े खेत होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर काम मशीनों से होता है, हाथों से नहीं होता है, मोस्टली काम उनका मशीनों के द्वारा होता है। तो मशीनों से काम होता है तो मशीनें क्या करते हैं, पुरुष उन्हें चलाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर खेती जो है पुरुष प्रधान व्यवसाय है। वहीं भारत के संदर्भ में बात कर लें तो भारत के संदर्भ में अगर स्त्रियाँ देखे जाए तो स्त्रियाँ सबसे ज़्यादा कृषि में संलग्न हैं। आपने देखा भी होगा आंकड़े, क्लास 11th की जो किताब मैंने पढ़ाई थी अर्थशास्त्र वाली, अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेना, तो वहाँ पर आपने देखा था कि हमारे यहाँ स्त्रियाँ सबसे ज़्यादा संलग्न हैं कृषि कार्य में, ये बात आपने देखी थी। तो यहाँ पर चौथी का सब पॉइंट यही कह रहा है कि भाई इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात में भी पुरुषों के अनुकूल है। यानी कि हमारे यहाँ क्या है, एशिया के नगरीय क्षेत्रों में जो, यानी कि एशिया के नगरीय क्षेत्रों में क्या है, पुरुष प्रधान प्रवास हो रहा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निकलकर यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको पुरुषों की संख्या नगरों में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ये बात यहाँ पर दोहराई गई है और वही बताई गई है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊँची है, ये बात आप जानते हैं, लिखी हुई भी है। और वही सुरक्षा की कमी, ये सब चीज़ें जो अभी मैंने डिस्कस की, वही सब चीज़ें यहाँ पर आगे बताई गई हैं। तो चौथे का सब पॉइंट आपने कवर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो एक चार्ट दिखाया गया है, इस चार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है, यहाँ पर इन्हें लिखना था कि प्रति 1000 महिलाओं की तुलना में पुरुष कितने हैं, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा लिख गए हैं। तो यहाँ पर ये ग्रामीण वाला दिखा रहे हैं और ये डेड जो आपका ब्लैक एंड वाइट डॉट है ये शहरी वाला दिखा रहे हैं। अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो यहाँ पर जिम्बाब्वे में प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 स्त्रियों पर 1032 पुरुष हैं ग्रामीण लेवल पर। और वहीं यहाँ पर बात करी जाए, यानी कि इनके शहरी वाले में जो पुरुष ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है, 1087 पुरुष हैं। वहीं यहाँ पर बताया गया है कितने 1069, ठीक है, कनाडा में हैं। वहीं यहाँ पर जो शहरों में देखें शहरों में पुरुष की संख्या कम हो गई है यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया है इसमें, इस चार्ट के जरिए। तो ये आप चार्ट में इतने आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जो चीज़ें लिख ली हैं वही सफिशियंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगली जो हेडिंग है आपकी साक्षरता। अब साक्षरता भी क्या जनसंख्या विभेद में काम करती है, क्या साक्षरता भी जो है जनसंख्या विभेद के लिए उत्तरदायी है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यकीन मानिए साक्षरता जो है आपके सामाजिक आर्थिक विकास का एक सूचक ही है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता और सरकार की नीतियों का पता चलता है। यानी साक्षरता से हमें रहन सहन का स्तर पता चलता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति पता चलती है और शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता उन्हें हो पाई है या नहीं हो पाई है, सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई हैं, तो इन सब बातों का हमें पता चलता है साक्षरता से, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा। भारत के संदर्भ में अगर हम देख लें तो भारत के संदर्भ में साक्षरता का जो पैमाना है वो ये है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाला जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित हम करते हैं जो कि लिख पढ़ सकता है, अपना नाम लिख सकता है या फिर अंक गणितीय परिकलन की योग्यता रखता है, यानी जोड़ घटाव कर सकता है, रुपयों का लेन देन कर सकता है आसानी से, उसे हम साक्षर मान लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिख लेना आप कि भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है। यानी कि जो रुपयों का लेन देन होता है वो तो कर ही ले रहा है, इसके अलावा अपना नाम लिख ले रहा है, अखबार वगैरह पढ़ ले रहा है, वही काफ़ी है हमारे लिए। 7 साल से ऊपर का कोई भी हो उसे हम साक्षरता के दायरे में रखते हैं। इस बात को लेकर काफ़ी बार विरोधाभास हुआ है, काफ़ी बार जो अर्थशास्त्री वगैरह हैं उनका मानना ये है कि इस तरह का जो पैमाना है इसे चेंज करना चाहिए, ये हमारी साक्षरता का सूचक नहीं है। यानी कोई व्यक्ति पढ़ लिखना, यानी कि केवल नाम लिख ले रहा है, केवल वो रुपये जानना पहचान रहा है, तो उससे उसे हम साक्षर नहीं मान सकते, कुछ और पैमाने भी ऐड कर रहे होंगे। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ पैमाना यही चला रहा है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने सेकंड पॉइंट भी साक्षरता वाला देख लिया होगा कि साक्षरता किस प्रकार से जनसंख्या का अनुपात घटाने बढ़ाने में या फिर साक्षरता उसका आर्थिक और सामाजिक सूचक बताने में किस तरह से योगदान देती है, वो भी आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए अगली जो हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर, ये व्यावसायिक संरचना है। यानी व्यावसायिक संरचना किस प्रकार की है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, व्यवसाय में जनसंख्या किस प्रकार से संलग्न है, ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए आप सभी को मैंने फिर से पहले बता दिया है कि 15 से 59 वाला जो आयु वर्ग हमने क्रियाशील माना है वो वैश्विक संदर्भ में माना है। हमारे भारत के संदर्भ में 15 से 64 वाला माना गया है। 15 से लेकर 64 साल की एज के बीच में जो लोग हैं वो लोग हमारे यहाँ क्रियाशील माने गए हैं। 15 से नीचे और 64 से ऊपर वाले वो अर्थव्यवस्था पर बोझ के रूप में देखे गए हैं, क्योंकि 15 से नीचे वाले कहीं रोजगार कर नहीं सकते हैं, 64 से ऊपर वाले रिटायर हो जाते हैं, तो इस वजह से उन्हें आर्थिक रूप से बोझ के रूप में समझा जाता है। वहीं 15 से 64 आयु वर्ग को यहाँ पर यहाँ पे प्रगतिशील जनसंख्या यानी राष्ट्र निर्माता वाली जनसंख्या समझा जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रोजगार कौन कौन से हैं इनके बारे में आप पहले से पढ़कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ ऐड हो गई है। नई चीज़ ऐड ये हो गई है कि यहाँ पर चतुर्थ जो सेक्टर है, ठीक है, चतुर्थक सेक्टर के रूप में एक सेक्टर को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये यहाँ पर नया चीज़ ऐड हो गई है। तो प्राथमिक सेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि भाई कृषि, वानिकी, मत्स्यन और खनन को यहाँ पर प्राथमिक क्रियाओं में, विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और सूचना अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं, वहीं यहाँ पर आपका अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्य हैं, इन्हें चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी इन्हें फोर्थ जो क्रियाएं हैं, चतुर्थक क्रियाएं, उनके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चौथा पॉइंट ये आप याद रख लेना, चतुर्थक क्रियाओं को, ठीक है। वैसे आपकी मूल रूप से तो 3 प्रकार की क्रिया होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन चतुर्थक के रूप में यहाँ पे लिख दिया है, तो आप याद रखना। अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कि चतुर्थक में अनुसंधान आते हैं, अनुसंधान, नवाचार, ठीक है, वैचारिक विकास, ये सब जो है यहाँ पर चतुर्थक में रखा गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई किसी भी देश में इन चारों क्रियाकलापों में, इन चारों जो आपकी क्रियाएं हैं, इनमें जो संलग्न व्यक्ति होंगे तो जो देश है वो अपने आप ऊंचाइयों पर चला जाएगा, उसकी प्रगति जो है उच्च हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। यहाँ पे सब पॉइंट लिख लेना कि विकसित अर्थव्यवस्था जो है, विकसित अर्थव्यवस्था में केवल यहाँ पर द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कृषि से ज़्यादा द्वितीयक सेक्टर है, विनिर्माण सेक्टर हुआ, सेवा सेक्टर हुआ और आपका नवाचार, प्रौद्योगिकी सेक्टर जैसा हुआ, इनमें ज़्यादा समायोजित, यानी कि अपने कर्मियों को ज़्यादा समायोजित कर सकती हैं। जबकि जो विकासशील देश हैं वो अपनी पहले खाद्यान्न की जरूरतें पूरा करते हैं। जैसे भारत जैसे देश हैं, इनमें विशाल जनसंख्या है, तो उन्हें सबसे पहले क्या है, भाई में खाना मिलना चाहिए, तो कृषि पर ज़्यादा फोकस देते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। पहला का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, पहले का सब पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मान लेते हैं अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है। आदिम का मतलब आप समझ रहे हैं, केवल खाना, यानी हमें और केवल खाना चाहिए, हमें अपनी क्षुधापूर्ति करनी है, अपनी अब केवल भूख मिटानी है। तो यहाँ पर बताया गया कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, तब जो है लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा। यानी अभी भी अर्थव्यवस्था केवल यही है कि हमें लोगों को अपनी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान वाली, वो पहले ज़रूरत पूरी करनी है। तो अर्थव्यवस्था किसमें होगी, अर्थव्यवस्था आदिम अवस्था में, ऐसी अवस्था जो आदिम अवस्था वाली अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर लोग मोस्टली प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होंगे और वहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसे में वो लोग, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विधुवन होता है, यानी ऐसे में क्या करते हैं वो लोग, केवल प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। यानी आदिम अर्थव्यवस्था जो होती है, आदिम अर्थव्यवस्था में लोग मोस्टली प्राथमिक सेक्टर में ज़्यादातर होते हैं। दूसरी बात ये होती है, प्राथमिक सेक्टर में जो लगे होंगे लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह से डिपेंड होंगे, ये बताया गया है। यानी कि यहाँ पर इसका दूसरे अगर एंगल से हम समझें, दूसरे एंगल से कहने का मतलब ये है कि जिस देश में प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जो है लगे हुए हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था को आदिम अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। आदिम अर्थव्यवस्था इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि भाई एक लंबा यहाँ पे तबका कृषि कार्य में संलग्न है, उसे उतना मिल नहीं रहा है, फिर भी संलग्न है, जहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं जो कृषि में संलग्न लोग हैं उन सबको आदिम अर्थव्यवस्था के तहत रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे ऐसे करके पूरा हो गया। तो देखिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे पूर्ण हो जा रहा है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे। देखिए आप लोग वीडियो को, सबसे बड़ी कमी आप लोगों में ये है कि वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा वीडियो आ जाती है, उसके बाद मैंने देखा है जब वीडियो नहीं आती 3 से 4 दिन तो आप बहुत हल्ला मचाते हैं, सर वीडियो नहीं आ रही है, और जब वीडियो कंटिन्यूटी में आती है, पर डे जब वीडियो आती है तो वीडियो देखने वाले नहीं होते हैं, यानी आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं, ठीक है। आप लोग पेंडिंग करते रहते हैं। देखिए आप ये समझ लीजिए, मैं कोई भी प्रिंटेड नोट्स नहीं देने वाला, मैं कोई भी पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स नहीं देने वाला। यहाँ पर हमें व्यवसाय नहीं करना है, मेन चीज़ आप समझ लीजिए। व्यवसाय अगर करना है तो आप व्यवसायी हैं, जैसे दिल्ली में तमाम कोचिंग के बाहर जो मिल जाएंगे फोटोस्टेट वाले, तो वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स मंगवा सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि केवल हमें नोट्स खरीदने हैं, नोट्स लेने हैं केवल, तो आप दिल्ली में तमाम, यानी मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, तो इन सब में आपको तमाम जो ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है फोटोस्टेट वाले, फोटोकॉपी वाली दुकानें, वो नोट्स सेंड करती हैं आप अपना उन्हें पे कर दीजिए, आपके जो है आपके एड्रेस पर वो नोट्स सेंड कर देते हैं, प्रॉपर लिखे हुए नोट्स सेंड कर देते हैं, क्लास के नोट्स भी सेंड कर देते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मेरी क्लास लेनी है तो यहाँ पर आपको नोट्स आपको प्रॉपर में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अब नोट्स बनाएंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी, और जब आप केवल लिखे नोट्स केवल पढ़ेंगे, यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता देता हूँ तो वो आपको सीखने को नहीं मिलेंगी, और बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप खुद से नोट्स बनाइए, खुद से आप चीज़ों को समझिए, और जैसा मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप उसे अनुसरण करते रहिए।
यही है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए ताकि आपके जो नए अभ्यर्थी हैं, आपके नए अभ्यर्थी साथी जो हैं आपके, वो भी इससे जुड़ सकें और वो भी उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।